सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। निशान इम्तियाज मिलिट्री is elevated to the rank of field marshal. आज से चंद रोज़ पहले जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री को ब्रीच करने का हिंदुस्तान का इनिशिएटिव था, उसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि पाकिस्तान में मौजूद दहशत गर्दों के ठिकाने अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान उनको अटैक किया जाएगा, साथ साथ पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज किया जाएगा, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाएगा, IMF से उनकी फ़ंडिंग रुकवा दी जाएगी, उनको ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाएगा FATF की, और साथ साथ एक इंटरनेशनल कंसेंसस डेवलप किया जाएगा कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है और पाकिस्तान की स्टेट इसीलिए एक्सपोज हो जाएगी कि वो अपनी सॉवरेनिटी तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह यह है कि एक इतनी बड़ी फ़ौज बॉर्डर क्रॉस करेगी, चाहे वो एरियल रूट से हो या फिर ड्रोन्स फेंकने से हो या फिर मिसाइल अटैक से हो, और हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी सरज़मीन को। तो इसका मतलब यही है कि ये सेफ़ ही नहीं है, इनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है दैट दे कैन हिट बैक एट एनी टारगेट इन्वेडिंग फ्रॉम देयर बाउंड्रीज़। होता क्या है इसका बिल्कुल अपोजिट। पाकिस्तान की रियासत, जिस तरह मैंने पहले कहा, दोबारा से सांस लेने लगी है। जो इंटरनल डिवाइड थी, डिस्कॉर्ड थी, डिवीज़न थी, वो किसी हद तक सप्रेस कर दी गई है। इसके साथ साथ यौम तशक्कुर मनाए जाने के ऐलान किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, मिलिट्री ऑनर्स दी जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि हम $400 बिलियन की इकानमीज़ के क्लब में दाखिल होकर 40th लार्जेस्ट इकानमी बन चुके हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि फ़ॉरेन रिजर्व्स हमारे $10 बिलियन हैं। वो ये कह रहे हैं कि 38% की इन्फ्लेशन 2023 में थी, हम इसको 0.3 पे ले आए 25 में, विच इज़ कंटेस्टेड क्योंकि ऑयल मार्केट्स में प्राइसेस बहुत नीचे आई हैं और बहुत से फैक्टर्स हैं, बट स्टिल दे आर बोस्टिंग दैट दे आर मूविंग फॉरवर्ड। तो पाकिस्तान में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल्स को, एकेडमिक्स को, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को, और इंडिया में बैठे हुए प्रोग्रेसिव चंद लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को, हिस्ट्री और तारीख़ पढ़ने वालों को ये मालूम था कि पाकिस्तान की स्टेट के लिए इससे बड़ी फेवर हो ही नहीं सकती दैट यू इन्वॉल्व देम इनटू अ वॉर, बिकॉज द वेरी स्टेट क्राफ्ट एंड द नेचर ऑफ द स्टेट हैज़ बीन स्पेशली बिल्ट फॉर वॉर, नॉट फॉर पीस। और वही हुआ कि एक्सपेक्टेशन क्या थी कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, बहुत ज़्यादा डंट हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ऑपोजिट। उसकी वजह यह है कि अब आपने दोबारा से पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व कर दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान, हमेशा से हम बोलते आए हैं, पिछले कई सालों में हमने इस बात पर तनकीद भी की है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान को आइडेंटिटी की एक सेंस इंटरनली बनाने की बहुत बड़ी नीड है, ज़रूरत है। लेकिन वो आर्ग्यूमेंट्स तो सारे अपनी जगह पे भाईजान, लेकिन सबसे बड़ा पाकिस्तान का शनाख्त का मसला नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व कर दिया। दे इम्पोज्ड अ वॉर ऑन अस एंड ऑल ऑफ अस हैव बिकम समवट द सेम पाकिस्तानीज, द डेफिनेशन दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। उसकी वजह यह है कि जब आप एंडेंजर करते हैं एक पॉपुलेशन को, तो इट गोज़ बैक टू इट्स प्राइमल फियर्स ऑफ सर्वाइवल, और सर्वाइवल के फियर में पड़ने के बाद अलीजेंस स्टेट को देना चुटकी में होता है, ब्लिंक ऑफ एन आई में होता है, और वही हुआ। और इस वक्त गैलप का सर्वे कह रहा है, जो कि एक इम्पार्शल सर्वे कहा जाता है जिसको, ठीक है, आप इससे एग्री करें ना करें, हो सकता है मैं भी एग्री करूं ना करूं, लेकिन साइड कर रहा हूं कि 93% रिस्पोंडेंट्स ने इस सर्वे में कहा कि उनके नज़र में फ़ौज का जो इमेज है वो बेहतर हुआ है आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। आप तो कहते ही ये थे ना कि पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। मोदी साहब ने कहा था आज से चंद साल पहले कि समझ ही नहीं आती वहाँ बात किससे करें, सेना से करें या वज़ीर आज़म से करें, प्राइम मिनिस्टर से करें। तो आपका जो क्रिटिसिज्म था, जिस चीज़ पे क्रिटिसिज्म था, उसी को आपने एम्पावर कर दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो ये सब हो ही रहा है, लेकिन मोदी साहब ने आज से एक दिन पहले गुजरात भोज में खड़े होकर क्या बोल दिया? लिव अ लाइफ ऑफ पीस, ईट ब्रेड, अदरवाइज माई बुलेट्स आर ऑलवेज देयर। के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। This is the language of a prime minister of a nuclear armed democracy, the biggest democracy in the world। वो क्या कह रहा है? क्या ये रहा है कि शांति से रहो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। You know, sounding like a felon, a bully। चलें, अगर पाकिस्तान से ऐसा बयान जाता ना, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत से ऐसे बयानात दिए हैं पहले, जिसको हमने तनकीद का निशाना बनाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक बार कहा था, वी विल फाइट 1000 years ऑफ वॉर विद इंडिया, 1000 साल की जंग लड़ेंगे हिंदुस्तान के साथ। तो मैंने कहा क्या जिंगोइज़म है भाई ये? अपने बच्चों के पेट भरो या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करो, कम करो इस टेम्परेचर को। अब ये बयान आया बॉर्डर के उस पार से कि रोटी खाओ चुप करके, अदरवाइज़ मेरी गोलियां तो हैं ही ना। तो
एक जो कंट्रास्ट था ना पाकिस्तान की और इंडिया की स्टेट क्राफ्ट की नेचर में, वो बिल्कुल डाइल्यूट होता हुआ दिखाई देता है आपको। ये अंदाज़ा लगाइए कि ये एक प्राइम मिनिस्टर जो कि हु इज़ सपोज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल मैन, जस्ट बिकॉज आज से चंद महीने बाद बिहार में इलेक्शन आ रहा है जहाँ पे तेजस्वी यादव साहब बहुत पॉपुलर हैं, जो कि आपको मालूम है लालू प्रसाद यादव साहब के बेटे हैं, ठीक है, और उनके अगेंस्ट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो मोदी साहब की है, क्योंकि इस बार इतने वोट नहीं मिले। इस बार जब ये कहा कि पाकिस्तान से आपको मैं बचा लूँगा, मुझे वोट दे दो, तो इतने इंडियन कन्विंस नहीं हुए, तो इसीलिए अलायंस बनानी पड़ गई 10 साल के बाद बीजेपी को। अब बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं और दूसरी इलेक्टोरल विक्ट्रीज़ को इंश्योर करना है, इसीलिए अगले चंद दिनों में आप देखिएगा मुंह से ऐसी फायरिंग होगी ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आग लगा देंगे, जला देंगे, कोई सवाल नहीं करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर कुछ कहे, इस्टेब्लिशमेंट कुछ कहे, हम तनकीद करते हैं। अगर आप वहाँ बैठकर इसको देख रहे हैं तो आपके पास भी यही ज़िम्मेदारी है कि आप करें। तो जनाब ये बयान दिए जाते हैं विदाउट कंसिडरिंग कि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है इन इट्स बेसिस वो है ही ये कि वी आर समबडी अदर देन इंडिया। हिंदुस्तान की तो 7000 साल की एक तारीख़, वो कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम ड्रॉ करते हैं अपनी आइडेंटिटी को, इसीलिए मल्टीपल नेशंस वहाँ होने के बावजूद दे फील द इंडियननेस एज अ कोहेसिव बाइंडिंग ग्लू। बट हमारे यहाँ तो बाइंडिंग ग्लू का मसला पड़ गया जब पाकिस्तान बना, तो हमें ये बताया गया कि जनाब आप हर वो चीज़ हैं जो इंडिया नहीं है, और इंडिया हर वो चीज़ है जो आप नहीं हैं। हुसैन हक्कानी साहब, जो कि मैं समझता हूँ पॉलिटिशियन जिस तरह के हैं, आपको उससे इख्तलाफ हो ना हो मुझे नहीं पता, डिप्लोमेट वो जैसे भी हों, लेकिन एकेडमिक बहुत अच्छे हैं, सही। उनकी अगर 2-3 किताबें मोदी साहब पढ़ लेते शायद, तो उनको ये सब करना ही ना पड़ता। फिर उनको पता होता कि अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। बिकॉज अ पर्सन विद अ गन इन इट्स हैंड वुड लव टू इंडल्ज इट्स सेल्फ इन वॉर, एंड यू हैव गिवन इट दैट, प्रिसाइसली दैट। जो बाइडन के दौर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक कॉल नहीं आई, इग्नोर किया गया अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में पाकिस्तान को, इंडिया की तरफ से कोई इंगेजमेंट नहीं की गई जब पीएम इमरान खान का दौर था, तो पाकिस्तान आपको ग्रेजुअली इररेलेवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा था इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। अब इसके ऑपोजिट चीज़ें होना शुरू हुई हैं, तो जो हमारा स्टेट क्राफ्ट था वो एम्पावर हो गया। हुसैन हक्कानी साहब की 2-3 किताबें हैं, पाकिस्तान बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, और मैग्निफिसेंट डिलूजन्स। They are all worth reading. If as a student of politics and history you have not read this, you have committed a cardinal sin. I would say must read these books. तो हक्कानी साहब क्या कहते हैं? हक्कानी साहब ये कहते हैं कि quote unquote, military more than any other institution has defined Pakistan's nationalism in opposition to India and in alignment with an Islamic identity. हमेशा पाकिस्तान की आइडेंटिटी को डिफ़ाइन ही पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया है, ठीक है, और नेशनलिज्म हमारा है ही क्या, ऑपोजिशन टू इंडिया। हम अपना नेशनलिज्म, अगर मेरी बात आप सुने ना, तो सिर्फ 2 चीज़ें पाकिस्तान में नेशनलिज्म वापस लेके आती हैं, एक हिंदुस्तान से जंग, दूसरा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तीसरी चीज़ नहीं है हमारे पास जो कि नेशनलिज्म फील करवाए हमें, ठीक है। और एक स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी, हक्कानी साहब ये फरमाते हैं कि स्ट्रेटेजिक इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को यूनाइट करती है, दैट सिंस वी आर इनसिक्योर वी हैव टू स्टे टुगेदर एंड बैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री। नाउ पाकिस्तानीज फील द इनसिक्योरिटी टूवर्ड्स इंडिया, दैट्स वाई आई कैन सेफली से कि इससे ज़्यादा मजबूत शायद रीसेंट पास्ट में पाकिस्तान की फ़ौज नहीं हुई होगी। ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया है बीजेपी ने, मोदी साहब ने और हिंदुस्तान ने। री इमेजिनिंग पाकिस्तान में हुसैन हक्कानी साहब कहते हैं पाकिस्तान लीडर्स डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स इंडिया। द रिजल्ट हैज़ बीन अ नेशनल आइडेंटिटी बिल्ट ऑन नेगेटिव इमोशंस रादर देन पॉजिटिव एस्पायरेशंस। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत लीडरशिप है उसने हमेशा पाकिस्तान के कौमी मफाद को हिंदुस्तान से दुश्मनी और एंटागनिज़म के तहत डिफ़ाइन किया, जो कि एक नेगेटिव सेंस ऑफ आइडेंटिटी है। फिर हुसैन हक्कानी साहब री इमेजिनिंग पाकिस्तान में ये प्रपोज भी करते हैं कि हमें एक नई सेंस ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम करना है, हमें जो लोकल एथनिक कल्चर्स हैं उनकी प्रमोशन चाहिए, और हमें एक यूनिटरी किस्म की एक लेंस से देखी जाने वाली आइडेंटिटी नहीं चाहिए, बल्कि हमें शनाख्त वो चाहिए जो कि प्लूरलिस्टिक हो, डाइवर्स हो, और जिसको एक्सप्लेन करने के, जिसका अहाता करने के मुख्तलिफ़ किस्म के एवेन्यूज़ हों, ना कि सिर्फ एक कि चूँकि हिंदुस्तान हमारे खिलाफ है इसलिए हम पाकिस्तानी हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं पाकिस्तानी उधर ही साइड कर रहा हूँ सिर्फ, तो मैंने पहले भी एक बार ये कोट पढ़ा था, 1956 का हांस जे मॉर्गेंथो का एक आर्टिकल है, हु वाज अ ब्रिलियंट थेरिस्ट, रियलिज्म में पढ़ाए जाते हैं, द न्यू रिपब्लिक नाम है, ये ज़रूर पढ़ें। इसमें कोट है, पाकिस्तान इज़ नॉट अ नेशन एंड हार्डली अ स्टेट,
It has no justification in history, ethnic origin, language, civilization, or the consciousness of those who make up its population. They have no interest in common save one, fear of Hindu domination. कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम itself कोई ethnicity तो है ही नहीं, या बलोच होगा, पश्तून होगा, ठीक है, पंजाबी होगा, सिंधी सराइकी होगा, कश्मीरी होगा, गिलगिती होगा, और लैंग्वेज भी कोई कॉमनैलिटी पैदा नहीं करती, और तारीख भी 1947 से पहले की नहीं है, इंडिया वाली तो आप मानते नहीं हैं, ठीक है। तो बचा क्या? वो कहता है कि सिर्फ एक चीज़ है जो पाकिस्तानियों में कॉमन बाइंडिंग ग्लू यानी कि यूनाइटिंग फोर्स का किरदार अदा करती है। वो क्या है? फियर ऑफ हिंदू डोमिनेशन, कि कहीं हिंदूज डोमिनेट ना कर दें। अब ये सवियर तनकीद है पाकिस्तान के स्टेट क्राफ्ट पे, जो मैंने खुल के बोली है पाकिस्तान के हर शहर में जाके, ठीक है। तो आगे कहता है, इट इज़ टू देयर फियर एंड टू नथिंग एल्स दैट पाकिस्तान ओज इट्स एग्जिस्टेंस। सिर्फ ये खौफ है, सिर्फ ये फियर है, सिर्फ ये पैरानोया है जिसने पाकिस्तान की क्रिएशन को जस्टिफाई किया। तो जब अब ये फियर दोबारा से पैदा हो चुका है कि हिंदुस्तान मैं बोलूँगा, हिंदूज़ नहीं बोलूँगा, उसकी वजह है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम के मैं आर्ग्यूमेंट को ही फ्लॉड और बकवास समझता हूँ। ये सिर्फ लीडरशिप क्रिएट करती है आपको और हमें कम्यूनल फियर्स में डाल के अपना मोटिव अचीव करने के लिए। तो हिंदुस्तान का जो फियर है वो पाकिस्तान को अब री इन्विगरेट कर रहा है, ठीक है। और क्या ही अच्छा होता कि अगर बीजेपी की लीडरशिप को ये पता होता कि पाकिस्तान की स्टेट क्राफ्ट को लिविंग डेड पोजीशन में कैसे रखना है। बट चूँकि वो 2-4 स्टेट इलेक्शंस के लिए एस्केलेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। और उसका एक और रिज़ल्ट भी है, और वो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का फील्ड मार्शल बनना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान की तारीख़ में दूसरे फील्ड मार्शल बनने का एजाज़ हासिल हो गया आफ्टर अयूब खान। डिफरेंस ये है कि अयूब खान ने बज़ाते ख़ुद मार्शल लॉ 1958 में लगाने के बाद 1965 में अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल एज अ प्रेसिडेंट खुद ही दे दिया था। इस बार शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम PMLN, नासिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट फ्रॉम पीपल्स पार्टी, उन दोनों ने मिल के, डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिल के ये खिताब आर्मी चीफ़ को दिया है। मुझे पता है आप कहेंगे कि इस बार भी ताकत तो कोई नहीं है सियासतदानों के पास, लेकिन उसका जवाब ये है कि ये टाइटल ना डी फैक्टो नहीं है, ये डी जोरे है, यानी कि लॉ में एग्जिस्ट करता है। ताकत तो वही है जो आर्मी चीफ़ की है, इसीलिए डी जोरे फैक्टर्स भी यहाँ पर बोलने पड़ेंगे। तो डिस्टिंक्शन ये है कि पॉलिटिकली डेकोरेटेड सोल्जर पाकिस्तान की तारीख में 5 स्टार ये पहले हैं। और इस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा ब्रिलियंट लीडरशिप का मुजाहरा करना, करेज और ब्रेवरी दिखाना, इसी वजह से हमने उनको ये टाइटल बेस्टो किया है। और अता तारड़ साहब ने ये बात की, गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, कि टेररिज्म ऑन वेस्टर्न फ्लैंक, वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक, यानी कि वेस्टर्न फ्लैंक पे हिंदुस्तान से जंग, ईस्टर्न फ्लैंक पे दहशतगर्दी का ख़तरा। इस दौरान मिलिट्री स्ट्रेटजी की ब्रिलियंस पे हमने उनको ये टाइटल दिया है। आर्मी चीफ बजाते खुद इस पर ये कहते हैं कि नॉट एन इंडिविजुअल ऑनर बट एन ऑनर फॉर द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड द इंटायर नेशन, कोट एंड कोट, कि सिर्फ ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये पूरी फ़ौज की, पूरी कौम की अचीवमेंट है। उसकी वजह यह है कि एक क्लियर विक्ट्री हिंदुस्तान ले नहीं सका। $85 बिलियन का डिफेंस बजट, और हुआ क्या? एट बेस्ट स्टेलमेट हो गई। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि आप अगर ख़ुद कहते हैं कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड स्टेट है, तो अगर आपकी तनकीद ही ये है तो स्टेलमेट के बाद पाकिस्तान में किस नौयत का स्टेट क्राफ्ट मजबूत होगा भाई। फिर जहाँ तक इस रैंक की पावर का ताल्लुक है, बहुत से लोगों ने सवाल किया कि इसका अब क्या मतलब है, अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बन गए हैं, इससे क्या होगा। तो उनके लिए जवाब यह है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ग्रांट नहीं की जाती, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप एक 5 स्टार जनरल बन जाते हैं, यानी कि 5 स्टार्स के साथ, और इसका डेकोरम थोड़ा मुख्तलिफ होता है, यानी कि मिलिट्री जो लेक्सिकन में अगर बात की जाए तो इनका अपना इंसिग्निया होता है और अपनी स्टिक होती है, और साथ साथ ये कि अगर कोई इनको सैल्यूट करे, दे नॉट नेसेसरली हैव टू सैल्यूट बैक, बल्कि वो अपनी स्टिक को नॉड कर दें तो फिर वो भी बहुत है। तो ये इस तरह के मैनरिज्म चेंज होते हैं, सिर्फ इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंबॉलिक पोजीशन है जो कि इंस्टीट्यूशनल प्रेस्टीज को शो करती है, यानी कि एक ऑनर को, एक टाइटल को, एक सेरेमोनियल चीज़ है। इसकी कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स नहीं है। आईन पाकिस्तान एक फील्ड मार्शल को कोई एक्स्ट्रा इख्तियारात नहीं सौंपता। एक सिर्फ डिस्टिंक्शन ये है कि आप लाइफ लॉन्ग सोल्जर रहते हैं, यानी कि आप यूनिफॉर्म में रह सकते हैं। यू कैन वेयर द यूनिफॉर्म आर्मी चीफ के टाइटल से रिटायर होने के बाद भी। और इस पर कुछ लोगों ने, मैंने देखा, तनकीद की कि अच्छा फिर इसका क्या मतलब है। तो कुछ भी मतलब नहीं है भाई, ताकत तो आर्मी चीफ के ओहदे से वो ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर उसकी हम बात करें तो वो आपको मालूम है कि फ़िल वक्त जो टेन्योर है आर्मी चीफ का 2022 से शुरू होता है, वो नवंबर 2027 यानी कि 2027 में ख़त्म होगा। और जो रीसेंट लेजिस्लेशन आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के तहत की गई थी अक्टूबर 2024 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के तरफ से, उसने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन 5 साल के लिए देना अलाउड कह दिया था, पहले 3 साल के लिए था।
और बहुत से एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से तो आप इसको एक एंटिसिपेटेड रियलिटी समझें कि ये एक्सटेंशन भी मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि 27 में अगर आप 5 साल ऐड करें तो 32 बनता है। अब ये स्पेकुलेशन भी हो सकती है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस कोई हकीकी ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है कि कल परसों या उससे अगले साल क्या होगा, लेकिन मोस्ट probably he is here to stay till 2032 and India thought that they have damaged the man. Simple maths. And bad news for the people who are taking the beatings. तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि पीटीआई वो पार्टी है जिसने 9 मई 2 साल पहले इसके बाद कोशिश ये की कि वो रेजिस्ट करेंगे, एक अपराइजिंग होगी, लेकिन ये बहुत हाई स्टेक गेम होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर आपको पता है कि एक हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है, चाहे वो जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो, पार्लियामान हो, एग्जीक्यूटिव हो, कुछ भी हो उसके अंदर, इफ़ देयर यू प्ले द हाई स्टेक गेम ऑफ आइदर being a winner or a loser, and if you lose then the winner takes all and the winner is taking all. No question कि पाकिस्तान के अंदर सियासी जो कैदी हैं वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन खान साहब ने इसके ऊपर बयान भी दिया। उन्होंने ये कहा कि चूँकि पाकिस्तान में जंगल का कानून है तो इससे बेहतर यही था कि वो अपने आप को बादशाह कह देते। ये बात की इमरान खान साहब ने। कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए कि उनके करंट चेयरमैन ऑफ द पार्टी यानी कि इमरान खान एक्स चेयरमैन है पार्टी के, तो करंट चेयरमैन कौन है? बैरिस्टर गौर। वो क्या कह रहे हैं? वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने पे। एक्स चेयरमैन क्या कह रहे हैं? बादशाह कह लेते अपने आप को। तो ये पार्टी की इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन आप देखिए कि वहाँ भी 2 फ्रंट्स बन चुके हैं। चूँकि पार्टी को रिलीफ नहीं मिल रहा, दैट इज़ वाई ये कहा जा रहा है। और पता नहीं कौन पीटीआई सोशल मीडिया को एडवाइस करता है, एब्सर्ड किस्म की चीज़ें लगा के पीटीआई को डैमेज कर देते हैं। अब पीटीआई ने फेसबुक के ऊपर ऑफिशियली ये पोस्ट किया कि पाकिस्तान का एक ही जो है वो चीफ़ मार्शल है गालिबन, यानी कि पॉलिटिकल मार्शल है, और वो इमरान खान है। हालांकि अगर वो डेमोक्रेट हैं तो आपने इस तरह पॉस्चर क्यों करना है अपने आप को कि वो बादशाह हैं? इससे तो आपकी अपनी पार्टी की जो जमहूरी स्ट्रगल है वो डैमेज हो रही है। तो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसने भी बहुत मुश्किलात पैदा की पीटीआई के लिए सारे जर्नी में, और अब ये मुश्किलात लगता ये है कि 32 तक रहेंगी, विच इज़ 7 years फ्रॉम नाउ। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ भी ये तारीख रह चुकी है, क्योंकि तमाम जो ब्रिटिश स्टाइल्ड हायरार्की की मिलिट्रीज़ हैं, यानी कि इंडियन और पाकिस्तानी मिलिट्री दोनों ब्रिटिश हायरार्की के ऊपर बनी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले ब्रिटिश मिलिट्री थी। तो वहाँ पर भी 2 फील्ड मार्शल बने थे, जिसमें पहले थे सैम मानिकशॉ, 1973 में उनको फील्ड मार्शल बनाया गया फॉर हिज सर्विसेज इन द वॉर ऑफ 71, ठीक है। दूसरे थे KM करियप्पा, और वो पहले हिंदुस्तान के पोस्ट इंडिपेंडेंस आर्मी चीफ थे, जिनको ये टाइटल मिला था 1986 में उनके रिटायर होने के डेकेड्स के बाद। तो 2 फील्ड मार्शल्स वहाँ भी रह चुके हैं। पाकिस्तान साइड पे दूसरे फील्ड मार्शल जो हैं वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब बन गए हैं। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब तो इख्तियारात बढ़ जाएंगे, तो उनको जवाब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली या डिजोरे हैसियत में कोई इख्तियार मेंशन ही नहीं है। आपने अगर तनकीद करनी है तो वो आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के ऊपर तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल का ओहदा मिल जाने से कोई भी एक्स्ट्रा इख्तियार आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब रुदाद है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की तरफ से मिलिट्री अपग्रेडेशंस होंगी। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अब नफ़रतें बढ़ाई जाएंगी दोनों तरफ से। द डिप्लोमेट क्या कह रहा है कि पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल पैदा कर लिया है। करना हिंदुस्तान ने था, जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में मांगी थी, उल्टा तालिबान को वो डेप्थ मिल गई और वो हर गली मोहल्ले में अटैक कर रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। इसी तरह हिंदुस्तान ने न्यू नॉर्मल करना था पाकिस्तान में आके हमले करके चले जाने का। न्यू नॉर्मल बन गया पाकिस्तान का कि जब भी आप आएंगे हमारे एयरक्राफ्ट रिस्पॉन्ड करेंगे और हम मज़ीद मजबूत हो जाएंगे, जो कि उन्होंने होकर दिखा दिया। इसके अलावा टेलीग्राफ कह रहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्स भी अपग्रेड कर रहा है चाइनीज़ सपोर्ट के साथ, और पाकिस्तान की वॉर मशीनरी भी रिवाइटलाइज हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू नरेंद्र मोदी साहब, बहुत बहुत एहसान किया है आपने। पिछले 25 सालों में 30 सालों में पाकिस्तान की स्टेट जो एम्पावरमेंट अचीव नहीं कर सकी, आपने 4 दिन में दे दी। बिहार तो आप तब भी मोस्ट प्रॉब्ली हार ही जाएंगे। आई विल बी सरप्राइज अगर आप जीत जाएं। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आम लोगों के दरमियान जिस कदर नफ़रत मैंने पिछले कुछ दिनों में देखी है, शायद ये अनप्रेसिडेंटेड हो। हमने पिछले 5-6 साल में इतना काम किया कि ये 2 कौमें अपने आप को दुश्मन समझना बंद करें, इस खित्ते के अवाम की ह्यूमन डेवलपमेंट में काम हो। हिंदुस्तान ख़ुद ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से गालिबन 130 नंबर पर दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो बजाय इसके कि पाकिस्तान में गरीब ख़त्म किया जाए, उसकी गुर्बत ख़त्म करके, ना कि उसको मार के, और हिंदुस्तान में गुर्बत ख़त्म की जाए। वहाँ पर 24 करोड़ गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में 9 करोड़ गरीब लोग हैं, और 24 करोड़ गरीब लोगों वाला जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कह रहा है? रोटी खाओ वरना मेरी गोली है। और यहाँ पे भी आप देख लें
कि अब जिंगोइज़म की इंतहा हो चुकी है, अब हम जैसी आवाज़ें तो किसी को कन्विंस कर नहीं सकती कि हम दोस्त हैं आपस में, स्टेट्स को अवॉइड करो। लेकिन ये आप लोगों का काम है कि आने वाले दिनों में ये न्यूक्लियर अपग्रेडेशन, ये नए हथियार ख़रीदना, हिंदुस्तान का F-35 का आर्गूमेंट करना अमेरिका से ख़रीदने के लिए, पाकिस्तान का मज़ीद अपग्रेडेशंस की बातें करना, अगर इससे इस मैडनेस से बचाना है दोनों नेशंस को, तो याद रखना पड़ेगा कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या बताती है। स्टेट्स और उनकी म्यूचुअल एनिमिटी में पड़ के अपने आप को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को मज़ीद कमज़ोर करने से पहले एक मरतबा सोच लीजिएगा कि आपसे आने वाले पहले लोगों ने क्या किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हरमन गोरिंग, जो कि लुफ्टवाफा का एयर चीफ था, यानी कि जर्मन एयरफोर्स का, विच वॉज कंसिडरेबली द बिगेस्ट एंड द मोस्ट ब्रूटल फाइटिंग फोर्स इन द एयर पिछली सेंचुरी में, जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद, नाज़ी पार्टी और नाज़ी रेजीम गिरने के बाद, हिटलर के हारने के बाद न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए, यानी कि वॉर ट्रायल्स हुए, मुकदमात बने उन फ़ौजियों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जेनोसाइड किए, जिन्होंने लाखों इंसानों के गले काटे, उनको मारा। उन इंटरव्यूज़ के दौरान हरमन गोरिंग ने ना एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में मौजूद लोगों की आँखें खुलें कि आप कैसे बेवकूफ़ बनते हैं, कैसे नफ़रत पे उकसाए जाते हैं विद इन मिनट्स। वो कुछ यूँ हैं: Naturally, the common people don't want war, neither in Russia, nor in England, nor in America, nor for that matter in Germany. That is understood. असल में कहता है आम लोगों को जंग नहीं चाहिए, ना जर्मनी में, ना रशिया में, ना अमेरिका में, ना इंग्लैंड में, ये सबको पता है। But after all, it is the leaders of the country who determine the policy, and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy or a fascist dictatorship or a parliament or a communist dictatorship. The people can always be brought to the bidding of the leaders. लोगों को जंग नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा ये पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी बनाने के बाद लोगों को घसीट के उस पॉलिसी के पीछे खड़े करना तो कोई मसला ही नहीं है। इट इज़ द ईजीएस्ट टास्क इन द वर्ल्ड। कौन कह रहा है? हरमन गोरिंग, नाज़ी पार्टी का एयर चीफ। और वो ये कह रहा है कि चाहे कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप हो, चाहे फाशिस्ट रजीम हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, जमहूरियत हो, लोकतंत्र हो, कुछ भी हो, लोगों को, आवाम को, जनता को बेवकूफ़ बनाना तो इतना आसान काम है कि पॉलिसी बनाएं और उनको पीछे खड़ा कर लें। वो कैसे? ये भी सुने, आगे बताता है कैसे। दैट इज़ ईजी। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेल देम दे आर बीइंग अटैक्ड एंड डिनाउंस द पैसिफिस्ट फॉर लैक ऑफ पेट्रियटिज्म एंड एक्सपोजिंग द कंट्री टू डेंजर। इट वर्क्स द सेम वे इन एनी कंट्री। हाउ एक्यूरेट दिस इज़, कितना एक्यूरेट है आज 80 साल के बाद ये पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। कि 1946 की कन्वर्सेशन है, हम और आप इतने बेवकूफ़ हैं कि ये आज भी सच है। क्या कहता है? किस तरह लोगों को लीडरशिप की पॉलिसी के पीछे लाना है? सिर्फ उनको ये बता दो कि तुम पे शदीद ख़तरात मंडला रहे हैं दुश्मन के, और साथ ये करो कि जो अमन की बात करें ना पैसिफिस्ट, उन्हें कहो कि ये गद्दार हैं, ये तो मुहिब वतन नहीं है, ये पेट्रियाटिक नहीं है, ये देश से प्यार नहीं करते। बस सिर्फ ये करना है आपने, दुनिया के हर मुल्क में आपका काम हो जाएगा। इस एक कोड से जिसने ना सीखा उसका दिमाग बंद है, और उसको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। नीचे वाला कोड दोबारा बोलूँगा: अ पॉलिटिशियन डिवाइड्स द मैसेज इन टू ग्रुप्स, टूल्स एंड एनिमीज़। अगर आपने टूल बनना है इन लोगों का जो ये कह रहे हैं कि रोटी खाओ वरना मेरी गोलियां तो हैं, या पाकिस्तान में मौजूद वॉर जिंगोइस्टिक लोगों का, तो फिर आपको बेवकूफ़ बनने से, टूल बनने से और जंग के ऑब्जेक्टिव में घसीट के इस्तेमाल होने से कोई नहीं बचा सकता। थैंक यू।